जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब लोग? ठीक है। आप कैसे हो? मैं हमेशा ठीक ही रहता हूँ और आप लोग ठीक हो तो मैं तो ठीक ही हूँ। अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और ये क्लास में भी दिख रहा होगा। ज़्यादातर बच्चों का मामला बस वही रहता है कि एक तो कभी ना कभी कभी शादी आ रही है, कभी कोई पार्टी आ रही है, कभी जन्मदिन आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। और वैसे भी मतलब ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे हैं ज़्यादातर। और वो खेती वाला मामला रहता है, अभी सरसों की कटाई होना, ये सब मतलब खेती का काम स्टार्ट हो गया है तो ज़्यादातर बच्चों को काम करना पड़ता है तो चले जाते हैं। मैं उन लोगों की बात कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं उन लोगों की बात ज़्यादा बोल रहा हूँ जो लोग शादियों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, या फिर मतलब पार्टी हो रही है, जन्मदिन पार्टी है, कुछ भी है, मतलब उन्हें एक बहाना चाहिए भागने का कुछ भी। मैं उन लोगों के लिए बोलूँगा कि शादी पार्टी तीज त्योहार बिना जॉब के सब बेकार। अभी वो लोग अगर किसी दोस्त की शादी है, मौसी की लड़की की शादी, मामा के लड़के की शादी, इसकी शादी, कोई है नहीं है फिर भी मतलब भाई शादी है, दोस्त के दोस्त की शादी है तो जाना पड़ेगा, मजबूरी है। देखो पहली बात तो मतलब कोई वैल्यू नहीं है, बस वैल्यू इतनी सी है जाते हैं और खा लेते हैं चुपचाप जाके। दूसरी बात, कुर्सी उठाने के लिए मतलब एक अच्छा बिना पैसों का एक व्यक्ति मिल जाता है कि चलो कुर्सी इधर उधर उठा के रख देगा। कोई काम और भी है तो काम आराम से कर देगा। कोई वैल्यू वैल्यू वाला मामला नहीं है। अब मैं बस इतना सा बोल रहा हूँ कि अगर आपकी जॉब लग जाती है तो जॉब लगने के बाद अगर आप, जो व्यक्ति आपसे शादी में न जाने की वजह से नाराज भी हो गए या कुछ भी हो गए, वो व्यक्ति सब मान जाएंगे और आराम से मतलब स्वागत कर रहे होंगे आपका कि कैसे भी करके उनको बुलाया जाए। लेकिन अभी आप जाते हो, आपके जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आप नहीं जाओगे तो 4 दिन मतलब आपसे कोई नाराज हो जाए, ये बोले कि आप मेरी शादी में नहीं आए थे, हम भी नहीं आएंगे, तो उनसे बोलो भैया नहीं आओगे ना, कोई बात नहीं है, मत आना फिर। क्योंकि ये जो आज समय है, जिस समय को आप 4 दिन शादियों में निकाल रहे हो, किसी की पार्टी में निकाल रहे हो, कहीं पे निकाल रहे हो, ये समय दोबारा नहीं लौट के आने वाला है। आज 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, किसी के पास तो वही मतलब 2-1 महीने वाला मामला, जैसे जिनका एमपी पुलिस में सिलेक्शन हो रहा है और फिजिकल की तैयारी करने के लिए बड़ी मुश्किल से 2 या 3 महीने वाला मामला है इनके सिलेक्शन का। और उसमें भी ये अपना लड्डू खाने में अपना टाइम निकाल देंगे तो फिर हो गया काम। लेकिन ये समझ अभी नहीं आएगी, वही वाला मामला है कि अगर हम समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब वक्त समझाएगा तो फिर एक बोलते हैं ना कि आज तू वक्त को बर्बाद कर, कल वक्त तुझे कर देगा। आज ये बच्चे हैं और इन बच्चों ने ये बोला है कि सर आज आप हमें क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम एक दूसरे को क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। और इनका लेवल भी उस लेवल पे हो चुका है तो मुझे इन पे कोई डाउट भी नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है दूर दूर तक। मैं चाहता हूँ कि इन लोगों में मेच्योरिटी उस लेवल पे आ जाए कि ये किसी भी हालत में ना तो कोई इनके माइंड में झिझक रहे, ना कोई शर्म रहे, ना भय रहे, कुछ भी नहीं, और एक अच्छे मेच्योर बच्चे की तरह ये डिस्कशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन। तो तैयार हो आप सब लोग? यस सर। चलो ठीक है। मेरा नाम हर्ष श्रीवास्तव है और मैं बीए की फर्स्ट ईयर चल रही है मेरी एएनडी कॉलेज से, और मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक सुनने में है और मेरी हॉबी है बुक्स रीडिंग। मेरा नाम शिवम जाटव है और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर एएनडी कॉलेज से, और मेरी हॉबी क्रिकेट है। मेरा नाम अभिषेक रावत है, मेरी बीएससी सेकंड ईयर चल रही है, कॉलेज का नाम है महाराणा प्रताप और मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना। मेरा नाम मोनू बघेल है। मेरी बीएससी सेकंड ईयर चल रही है एएस डिग्री कॉलेज जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना। मेरा नाम आशा धाकड़ है और मैं यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरी हॉबी है पेंटिंग एंड मेरे इंटरेस्ट है वो सॉन्ग्स वगैरह सुनने में। आई एम भावना परमार फ्रॉम कैलारस और मेरी डिग्री चल रही है एएनडी कॉलेज से, मैथ से बीएससी सेकंड ईयर, और मेरी हॉबी सॉन्ग सुनना है। मैं कुछ आगे कुछ करना चाहती हूँ। मेरा नाम साधना परमार है, मैं बीएससी सेकंड ईयर कर रही हूँ जीवाजी यूनिवर्सिटी से, और मेरी हॉबी है सॉन्ग सुनना। माई सेल्फ अनामिका गौड़, मेरी एजुकेशन बीएससी फर्स्ट ईयर हो चुकी है अभी। मेरी हॉबी है बुक्स पढ़ना और जो महान लोग हैं विश्व के उनके बारे में जानना।
आज हम दोस्तों आपस में ग्रुप डिस्कशन करने आए हैं यहाँ पर। तो मैं यह पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि हाल ही में जो लड़कियों के शादी की उम्र बढ़ाकर 18 से 21 साल की जा रही है, इसके लाभ तो सभी को पता है, इसकी हानियाँ क्या हो सकती हैं? लड़कियों की उम्र अभी हाल ही में 18 से 21 करने की बात की गई है। तो देखा जाए इसके विपक्ष में बहुत सारे नेता हैं। उनका मानना है अगर लड़कियों की एज बढ़ा दी गई तो लड़कियां अपनी मार्ग से भटक जाएंगी और समाज में असमानता फैल सकती है। और जो जो लड़कियां मतलब लेकिन असमानता तो फैलती है समाज में, लेकिन साथ ही देखा जाए तो लड़कियों के लिए इससे फ़ायदे भी हैं। उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ती हैं। लेकिन देखा जाए तो लड़कियों के मतलब लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से 21 साल कर दी है, ये बहुत सही फैसला है। मैं इसके पक्ष में हूँ। और सॉरी सर, लड़कियों की उम्र 18 से 21 वर्ष कर दी गई है। वैसे तो ये सही है, पर विपक्ष में देखा जाए तो जो लड़कियां पढ़ रही हैं ना, उनके लिए तो ठीक ही है, लेकिन जो लड़कियां पढ़ नहीं रही हैं उनके लिए ठीक नहीं है, वो अपने मार्ग से भटक जाएंगी। और सर, लड़कियों की उम्र 21 साल कर देने से उनके लिए फ़ायदा तो बहुत है, लेकिन कुछ विपक्ष के लोग हैं उन्हें ये ठीक नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ऐसा होने से तो अगर 21 साल हो जाएगी उनकी शादी की उम्र तो लड़कियां अपने मार्ग से शायद भटक सकती हैं। जो ये फैसला 18 साल से 21 साल कर दिया गया है, उससे विपक्ष में बहुत से आ रहे हैं। जैसे एक तो बाल विवाह में वृद्धि हो जाएगी। जैसे अब वो जो पैमाना जो है 21 साल कर देने से जो 18 साल 19 साल 20 साल की शादी हो जाएगी, वो 21 साल की उम्र से तो वृद्धि ही मानी जाएगी। और जो गांव के लोग हैं, जैसे गरीब परिवार लोग हैं, उनमें अगर जल्दी लेट शादी करने का वो सिस्टम होगा तो उनको भी दिक्कत आएगी आर्थिक रूप से भी। और जहाँ तक मेरा मानना है तो जहाँ तक ठीक ही है ये सब कुछ। जो स्कूलों में कोई एजुकेशन ना होने से क्या प्रभाव पड़ता है? जो आजकल रेप वगैरह हो रहे हैं इंडिया में, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्कूल में देखा जाए तो को एजुकेशन मतलब यहाँ पर इस क्षेत्र में कहीं भी नहीं होती है, जिससे जो लड़कियां हैं उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है और वो रेप जैसे कई षड्यंत्रों का शिकार हो जाती हैं। अगर उन्हें इस बारे में मालूम होगा, उन्हें इस बारे में शिक्षा दी जाएगी तो वो अपने भविष्य के लिए सतर्क हो सकती हैं। स्कूलों में को एजुकेशन न होने की वजह से इससे बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि लड़कियों को को एजुकेशन नहीं होने से उनके साथ भविष्य में वो बलात्कार जैसी स्थिति का शिकार भी हो सकती हैं। और बस कोई एजुकेशन ना होने से बलात्कार तो होती हैं और लोगों की मानसिकता भी वही रहती है, जिससे लोग ये सोचते हैं कि महिला एक वस्तु है, उसे यूज करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे अगर कोई एजुकेशन स्कूलों में होगी तो लड़कों और लड़कियों में समझने और वो सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी और इससे बहुत बहुत वृद्धि होगी और बलात्कार भी बहुत कम होंगे। एक मुद्दा चल रहा है खालिस्तानियों का मुद्दा, जो अफगानिस्तान देश से शुरू हुआ है, जी दोबारा से प्रचलन में आ रहा है, इसके कारण क्या है? वो में विभाजित है, कुछ उसका हिस्सा पाकिस्तान की साइड है, कुछ भारत में है। तो जो हिस्सा है वो जो बीच वाला हिस्सा है, सिख चाहते हैं कि उसे उनके लिए अलग से बना दिया जाए, उन्हें उसका नाम खालिस्तान रखें, ताकि वो जो सिख भारत में जो सिख हैं उनके लिए वो अलग से रहे, एक उनका अलग से एक देश बन सके, ताकि जो उनकी संख्या जो भारत में कम है, देखने के लिए तो बहुत कम है, और उन्हें एक अपना अलग से स्वतंत्रता मिले, वो अलग से अपना एक संगठन बना सके।
कुछ अराजक तत्व हैं जो इसे भड़का रहे हैं इस संगठन को। वो चाहते हैं कि खालिस्तान बने, लेकिन मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि हमारा भारत देश अखंड है और किसी भी सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी को भी इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। हाल ही में ये पंजाब में चुनाव चल रहे हैं। इस पंजाब में चुनाव के दौर पर ये मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि ये मुद्दा एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है। ये मुद्दा ये अफगानिस्तान देश से फैला हुआ है, और इसमें भारत में भी इसके कई अप्रत्यक्ष रूप देखे जा रहे हैं, जैसे अराजकता फैलाना, देश को दो धड़ों में बांटना। और हमारा देश ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा देश अखंड है और अखंड रहेगा। बस इतना ही। भारत में लोकपाल जैसा पद आने से क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? भारत में लोकपाल और लोकायुक्त 2 पद जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। देखा जाए तो आजकल राजनीति में या हर क्षेत्र में कोई भी जगह वहाँ पर भ्रष्टाचारी देखने को मिलती है, जिससे देश में आर्थिक संकट और कई ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो देश के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो मेरा मानना है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचारी को ख़त्म करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं होनी चाहिए। लोकपाल और लोकायुक्त जो ऐसे पद हैं जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। भ्रष्टाचार हर जगह पर देखने को मिलता है, और अगर ये 2 पद बन गए तो भ्रष्टाचार खत्म जा सकता है और किया जा रहा है भ्रष्टाचार को खत्म लोकपाल से। हमारे देश में लोकपाल और लोकायुक्त ये 2 संस्थाएं भ्रष्टाचार रोधी संस्थाएं हैं। देखा जाए तो हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो या शिक्षा हो, हर जगह भ्रष्टाचार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। यह लोकपाल और लोकायुक्त विशेषकर मध्यम वर्गीय और गरीबों के लिए किया गया है, क्योंकि उच्च वर्ग के लोग तो पैसे देकर अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन उन लोगों से भ्रष्टाचारी की जाती है, उनसे पैसे लिए जाते हैं किसी छोटे बड़े काम के लिए। इसीलिए इनको रोकने के लिए वो किया गया लोकपाल की स्थापना। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके? भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को स्वयं का जो उत्पादन करना होगा, किसी भी वो जो प्रोडक्ट है उसको खुद को बनाना होगा, और दूसरों से जो आयात करते हैं उनको कम करना होगा। जो किसी भी क्षेत्र में, जैसे रक्षा के क्षेत्र में मिसाइल वगैरह किसी अन्य देश से लाना नहीं पड़े, इसीलिए उन्हें स्वयं को कुछ करना चाहिए। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक पहल के समान। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पहली बात तो हमें जो भारत से आयात हम मंगवा रहे हैं, जो भी, उसको हम अपने देश में ही उत्पादित करें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, जिससे हम अन्य देशों के लिए भी निर्यात कर सकें। जैसे मिसाइल हो गई, और ऐसे कृषि से संबंधित हैं, जो सेवा के क्षेत्र हैं, जैसे गन मशीन है, जो भी है, जो देशों के लिए निर्यात करना है, जिससे हमारी जीडीपी में वृद्धि हो सके और एक आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर होगा, और हमें जैसे कि कार हैं उनको यहाँ पे कार हैं इनका उत्पादन यहीं पे करना होगा, और रक्षा के क्षेत्र में मिसाइल वगैरह उनको यहीं पे उत्पादन करना, जिससे कि हम दूसरे देशों को बेच सकें और हमारी जीडीपी में वृद्धि हो सके, और लोगों को इंडस्ट्री एरिया को बढ़ावा देना होगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि में भारत में कृषि की गुणवत्ता में वृद्धि और औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति की आवश्यकता है, और इसमें जो भारत में स्वदेशी निर्माण की पर बल देना चाहिए, जिस पे भारत निर्यात अधिक करे, आयात कम से कम करे। और बात की जाए तो भारत आत्मनिर्भर बनने के बाद एक विश्वगुरु बनने की ओर मुड़ जाएगा। और जैसे कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी का कहना है कि भारत को आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनाएंगे।
भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सर्वप्रथम उसके प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा, क्योंकि गांव, अगर हम गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे तभी एक जिला आत्मनिर्भर बन जाएगा, और जिले को आत्मनिर्भर बनाएंगे तभी एक राज्य आत्मनिर्भर, और तभी पूरा देश आत्मनिर्भर बन पाएगा। और जो हम किसी अन्य देश से हथियारों या फिर कोई भी चीज़ जो हम खरीदते हैं अन्य देशों से, वो हमारे देश में ही बनने लगे, और हम उन जो दूसरे देशों से कई वस्तुएं खरीदते हैं उनका भी उत्पादन हमारे देश में होने लगे, और जो प्रत्येक चीज़ जो हम दूसरे व्यक्ति पर ऊपर वो हमारे देश में ही उपलब्ध हो जाए, जिससे हमें किसी अन्य के भरोसे ना रहना पड़े और व्यक्ति आगे बढ़ें। ये सिविल सर्विसेज अपनी भूमिका किस तरीक़ा से निभा सकता है? भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सिविल सर्विसेज को पहले तो अपने कर्तव्यों को याद रखना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य हैं, उसके कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। और जो मैं भ्रष्टाचार की जड़, मेरा मतलब है भ्रष्टाचार के लिए जो मेरा मायना है, जो सिविल सर्विसेज उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार की जड़ है वो जनता में ही छुपी हुई है। जनता उसको, सिविल सर्विसेज है कोई भी अधिकारी उसको प्रोत्साहित देती है कि तुम किसी भी कार्य को अपन जल्दी करवाने के लिए उन्हें पैसे देते हैं, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। तो पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जिससे भ्रष्टाचार ख़त्म हो सके। और जो सिविल सर्विसेज की बात है, तो सिविल सर्विसेज को अपने जो कर्तव्य हैं उनको अच्छे तरीके से करना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार कम हो। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भारत में ये संस्था बनी है, जैसे सिविल सेवा भारत का सबसे बड़ी संस्था है, और ये भ्रष्टाचार को कम करने में बहुत बड़ा योगदान निभाती हैं, और ये भारत का सबसे सर्वोच्च पद है। और भ्रष्टाचार हम लोगों से ही फैलाए, जनता से ही फैलाए। जो जनता एक जागरूक हो जाएगी और समझदार हो जाएगी तो भ्रष्टाचार अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। जो सिविल सर्विसेज है उसे, सिविल सर्विस अधिकारी उसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसे अपने नीचे जो अधिकारी काम करते हैं उनको ये बोलना चाहिए कि अगर आप रिश्वत लेते हो तो आप रिश्वत नहीं ले रहे हो, आप अपने देश को पीछे ढकेल रहे हो, जिससे कि देश में GDP की दर में कमी होती है और लोग भ्रष्टाचार ही करते हैं और टैक्स नहीं देते हैं, जिससे अब GDP में बहुत गिरावट होती है। और लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए और अपनी मानसिकता को चेंज करना चाहिए कि हम लोगों को रिश्वत नहीं दें, बल्कि अपने काम को, अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता है तो उसकी शिकायत करें। भ्रष्टाचार की शुरुआत जनता से ही होती है और जनता इसे स्वीकार भी करती है। जहाँ तक सिविल सर्विस का मानना है, उसकी सिविल सर्विस के नैतिक मूल्यों के अनुसार भ्रष्टाचार एक समस्या है भारत देश के लिए, जिस पर सिविल सर्विस के अधिकारी जो है वो कार्य भी करते हैं। जो भ्रष्टाचार खुद नहीं करते, लेकिन दूसरों को करने से भी रोकते हैं। देखा जाए तो आज भ्रष्टाचार देश के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन जो एक सिविल सेवक होता है उसे उसकी ट्रेनिंग के दौरान उसे सिखाया जाता है कि वह किस तरह से भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकता है। वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कदम बढ़ाता है। जो सिविल सेवक होता है उसके जो नैतिक मूल्य होते हैं वो देखा जाए तो वो हर क्षेत्र में, मतलब तक में जो हिजाब का मुद्दा चल रहा है ना, आप उसे किस प्रकार देखते हो? समाप्त करना चाहिए? हिजाब का मुद्दा कर्नाटक राज्य से पैदा हुआ है, और हिजाब मतलब ये तो पहनना ये तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्कूल कॉलेजों में जो इस्लाम धर्म के लोग हैं जो बुर्का या हिजाब पहन के जाते हैं, ऐसा संविधान में तो कहीं लिखा नहीं है। और स्कूल में तो एक समान भाव से रहना चाहिए, एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और हिजाब जो कि इस्लाम धर्म के लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति को ख़त्म करने की बात की जा रही है, तो आप अपनी संस्कृति को घर तक और वहाँ तक ही सीमित रखें जहाँ दूसरों को इससे हानि ना पहुँचे और देश में आतंक जैसी स्थिति ना बने। और ये कहना चाहूँगा सर मैं। हिजाब का मुद्दा धर्म के प्रति एक विरोध के समान है। जो इस्लाम धर्म के लोग बोलते हैं कि जो हमारे धर्म के प्रति आघात है ये, कि हमें अपने जो
क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता है किसी को भी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस धर्म की स्वतंत्रता को अपने तक ही सीमित रखें। किसी भी जो वो पब्लिक प्लेस पब्लिकली जो जगह हैं, जो शिक्षा के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें हिजाब वगैरह नहीं पहन के जाएँ। इसका स्कूल का ड्रेस कोड हो, उसको पहन के जाएँ तो अच्छा रहेगा। और जो इसके हिजाब जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इसका जो मुद्दा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए इसको किया गया है। हिजाब का मामला कर्नाटक के उडुपी ज़िले के एक विश्वविद्यालय से शुरू हुआ है, जिसमें कुछ महिलाएं हिजाब पहन कर विद्यालय में प्रवेश करती हैं। इस पर उन्होंने स्कूल के अधिकारियों ने वो लगाया है, विरोध किया है इसका। तो ये मामला जो है हिजाब का लेकर है, और इसमें जो महिलाओं को जो है एक हिजाब के अंदर रहने और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का उद्देश्य बताया जा रहा है। ये जो महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं, वो महिलाओं का विरोध दरअसल है नहीं। वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो राजनीतिक लोगों का ही मानना है। वो महिलाएं अपनी इसको स्वतंत्रता से जोड़ कर देख रही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाएं जैसे इस्लाम को धर्म को देखा जाए, इस्लाम शुरू से ही कट्टर धर्म रहा है। इसी वजह से प्रारंभ से ही इस्लाम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। वैसे मेरा मानना ये इस्लाम को शिक्षा की ज़रूरत है, हिजाब की नहीं। और जहाँ तक ये है कि जैसे हिंदू धर्म में बात करें तो जैसे आर्मी है, पुलिस है, उसमें भी जाते हैं तो उनको भी मूछ दाढ़ी जैसे हटाने के लिए कहा जाता है। ये उससे उनके अधिकार छीन जाते हैं। इससे एक समानता आती है। जैसे कॉलेज स्कूल और कॉलेज है, वहाँ पर छात्र हैं, उन सभी छात्रों में ना तो कोई धर्म होता है, ना ही कोई जाति होती है, वो सभी छात्र होते हैं। वहाँ पर समान चीज़ चलती, समानता होती है। इसीलिए ये आपका मामला मेरे हिसाब से तो वो घर के लिए ठीक है, लेकिन स्कूल कॉलेज के लिए ठीक नहीं है। हिजाब का मुद्दा कर्नाटक से शुरू हुआ है। देखा जाए तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो रूढ़िवादी समाज को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने एक वो बना रखा है कि हिजाब पहनने से हमारे ये हमारे ईश्वर ने ऐसा बना रखा है कि हमें हिजाब पहनना चाहिए। इससे हम पवित्रता का जो वो देते हैं कि इससे पवित्रता आती है, या ये ईश्वर ने ऐसा कुछ होता जो स्कूल कॉलेजों में देखा जाए तो स्कूल कॉलेज वालों ने यूनिफॉर्म सबके लिए एक समान बनाई है। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि सभी में समानता लाने के लिए यूनिफॉर्म अगर बनाई है तो उसे पहनकर आना ज़रूरी है। स्कूल कॉलेजों में कहीं भी हिजाब